सो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रही है अब तक। ओके, तो एक कन्फ्यूज़न लोगों में बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन, तो हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो बहुत सभी बच्चों का एक क्वेश्चन है कि पूरे करने हैं 160 के क्वेश्चन या फिर छोड़ देने हैं। ठीक है, किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, तो उस पर हम लोग इस वीडियो को आज देखने वाले हैं। और दूसरा जो डाउट है, जो न्यूज़ है, वो ये है कि एडमिट कार्ड किस दिन से जारी होने शुरू होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट भी इसी वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, और जैसे कि कट ऑफ वगैरह और भी जो वीडियो हैं जिन्होंने नहीं देख पाए हैं, जो पहली बार आए हैं, तो प्लेलिस्ट होगी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की, उसमें आप पूरा आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि कितने करके आने हैं, कितने छोड़ के आने हैं, 35% का मतलब, 50% का मतलब, पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का डाउट यह है कि देखिए माइनस मार्किंग है नहीं, तो क्या हम 160 पूरे के पूरे करके आएँ। ओके, तो देखिए जिनका पूरा तैयार है, ओके, वो लोग भी 160 क्वेश्चन तक नहीं छू पाएंगे। छूने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देखा टिक मार दिया, देखा टिक मार दिया, देखा टिक मार दिया, तो वो तो तुक्के हो गए पूरे। ठीक है, क्वेश्चन देख कर सॉल्व करना और फिर आंसर आए उसको लगाना, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 120 मिनट का टाइम है बस, और आपके क्वेश्चन है 160 के। अगर आपने कोई भी पुराना पेपर देखा होगा यूपीएसआई का, तो आपको पता होगा कि मैथ्स और रीजनिंग इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि एक क्वेश्चन में लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाता है, लगभग, क्योंकि बहुत मैथ और रीजनिंग की लैंग्वेज जो है बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि 120 मिनट है, 160 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो अगर किसी को सब कुछ भी आता है ना, और वो सोच रहा है कि मैं पूरे भी लगा दूँ, तो पूरे क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा उसके पास। मैथ में एक क्वेश्चन 1 मिनट से 2 मिनट में लगेगा, रीजनिंग में भी इसी तरह से लगेगा, तो 120 मिनट में वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 क्वेश्चन देख पाएगा, फिर भी 40 क्वेश्चन तो बच गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बिना पढ़े ही तुक्का कोई अगर मार देगा कि इसका ए सही है, इसका बी सही है, तो फिर चांस जो है वो कम हो जाते हैं सही होने के। कम से कम तुक्का मारने के लिए क्वेश्चन पढ़ना होना चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा अच्छा ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन 2 ऑप्शन में कुछ हो सकता है, इसमें एक में तुक्का मार दें। ठीक है, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए पर्याप्त। तो जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम पूरे 160 कर कर आएंगे, बिना पढ़े अगर कोई करेगा तो 160 क्या 300 क्वेश्चन भी कर लेगा 2 घंटे में, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े मार देगा। अगर कोई पढ़ के कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 160 करना। ठीक है, अगर आपको सही क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा या फिर वो ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ओके, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, जितने का आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि हाँ ये सही होगा, उतने आप करके ज़रूर आइएगा। ठीक है, फालतू अगर आप सोचें कि हमने 2 घंटे में, मतलब कि 120 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 60 क्वेश्चन बचे हैं, उसमें कुछ भी मार दें, तो हो सकता है 60 के 60 गलत हो जाएं। क्योंकि पहले क्वेश्चन अगर कोई पढ़ेगा उसके बाद तुक्का मारेगा ना, बिना क्वेश्चन पढ़े तुक्का अगर मार देगा तो मुश्किल है कि कुछ सही हो। ओके, तो अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें। ये तो थी कि पूरे अटैम्प्ट करने की बात, वो तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब पूरे नॉर्मलाइजेशन की बात कर लें कि कैसे नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। तो देखिए, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट इस तरह से लेकर चलिए। और हार्ड शिफ्ट में ऐसा होता है कि जो टॉपर जो होता है हार्ड शिफ्ट का, उसके कम जो है नंबर कम आते हैं, लेकिन वो फिर भी टॉपर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट हार्ड थी। और जो इजी शिफ्ट थी, जो टॉपर होता है उसके नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इस शिफ्ट का जो टॉपर है और जो इस शिफ्ट का टॉपर है, उनको कंपेयर किया जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ बच्चा वो होगा जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाया हार्ड शिफ्ट में, और इजी में सबसे ज़्यादा तेज़ वो होगा जो इजी में सबसे ज़्यादा नंबर लाया। ठीक है, तो उनको मतलब कंपेयर करते हैं कि इतने इससे ज़्यादा बच्चे नंबर नहीं ला पाए, तो उसको क्या कर लेते हैं ये लोग, 100 परसेंटाइल उसको मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परसेंटाइल ये लोग घटाते रहते हैं, मतलब जिसका उससे कम आया तो उसका जितना देखते हैं कितना परसेंटाइल है, और फिर ये लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि 75% के ऊपर जितने हैं सब पास हैं। ओके, तो आप हार्ड शिफ्ट में अगर देखेंगे तो हार्ड शिफ्ट में नंबर कम आते हैं, तो उसका परसेंटाइल भी जो है नीचे डिक्रीज़ करेगा। और इजी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं सबके, तो उसका परसेंटाइल ऊपर रहेगा। तो हार्ड शिफ्ट में ऐसा होगा कि 25 नंबर वाला भी
पास हो जाएगा, और इजी शिफ्ट में ऐसा होगा कि 40 नंबर वाला ही फेल हो जाए। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट ये नंबर नहीं दिखाते हैं कि 25 हैं 40 हैं। वो क्या करते हैं कि इसके 40 नंबर हैं, ठीक है, इसके 25 हैं, ये पास है, परसेंटाइल इसका सही है, उसको सही करने के लिए इसको नॉर्मलाइज वाले नंबर उसको जो है दे देते हैं। ठीक है, इसमें इतने नंबर जोड़ देंगे कि जो 40 से ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में उतने नंबर मिल जाएंगे और इसका नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, या फिर 1-2 नंबर कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन काम करता है। एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करेगा आपका। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी पे, देखिए एक्यूरेसी जो नोटिफिकेशन में लिखा है ना इक्विवेलेंट परसेंटाइल वाला फार्मूला, वो मैंने आपको बताया कि उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें एक्यूरेसी कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो एक्यूरेसी पे वो नहीं करेगा। ठीक है, आपको पता चल गया नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। ओके, अब अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो एडमिट कार्ड, तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि कोरोना के केसेस जो है काफ़ी कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी उठती है कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। ओके, अगर सब कुछ ऐसे ही होता, सामान्य रहता उत्तर प्रदेश में, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, आपको पता है कि चुनाव है। अब चुनाव है तो ये जो 9,534 जो भर्तियां हैं सब इंस्पेक्टर की, ये चुनावी मुद्दा है, तो ये चुनाव से पहले पहले कंप्लीट ज़रूर होनी है। तो अब सरकार को इस बात का डर है कि भाई लोग, अगर कोरोना फिर से आ गया तो ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। इसलिए सितंबर में आपको मान कर चलिए कि आपका जो है एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकता है। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, और सितंबर लास्ट से आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अक्टूबर लिखा हुआ है, लेकिन जो भी सूचना आई है पेपर में या कहीं भी, उसमें ये लिखा है कि हम अक्टूबर तक पेपर करा देंगे। ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा है कि अक्टूबर में ही होना है, लिखा हुआ है कि अक्टूबर तक पेपर करा देंगे। ठीक है, तो सितंबर लास्ट में भी पेपर आपका हो सकता है, जिससे कि अक्टूबर तक आपका पेपर ख़त्म हो जाए। उसके बाद देखिए पेपर होने के बाद भी काफ़ी काम रह जाता है। आंसर की जारी करनी होती है, रिजल्ट जारी करना होता है। ठीक है, DVPST होना होता है, रनिंग होती है, फिर रनिंग का रिजल्ट देना होता है जो फाइनल मेरिट होती है। तो इन सब के लिए सिर्फ 2 महीना का टाइम दिया हुआ है कि नवंबर में दौड़ होगी। दौड़ होने से पहले आपको पता ही है कि आंसर की जारी करनी होगी, रिजल्ट जारी करना होगा, DVPST होना होगा, तब रनिंग होगी। तो नवंबर में दौड़ होगी। तो देखिए आंसर की, रिजल्ट और DVPST, इनके लिए आपको पता है ना, अक्टूबर का आधा महीना और नवंबर का आधा महीना मिलेगा, 1 महीना मिलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आपके जो है एग्ज़ाम निपट जाने हैं। फिर नवंबर के लास्ट वीक में अगर रनिंग हो जाती है तो 1 या 2 हफ्ते बाद आपकी जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो है जितने कैंडिडेट, मान लीजिए 9,534 है ना, वो फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होगी उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसमें, और एक साथ में एक रिज़र्व लिस्ट भी जारी करी जाती है। ठीक है, 9,534 उनका तो ये मानना है कि सभी मेडिकली फिट हैं। ठीक है, 9,534 बच्चों की एक जारी कर दी गई, उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा दिसंबर में। अब इसमें से कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट भी होंगे, तो उनके जो नंबर के हिसाब से इस रिज़र्व लिस्ट से उनको जगह दी जाएगी उसमें। ठीक है, रिज़र्व लिस्ट में उनका नाम कैसे आएगा, वो DVPST फिजिकल देने के बाद उनका नाम आएगा रिज़र्व लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नॉर्मलाइजेशन का फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए हार्ड शिफ्ट में जो होगा, अगर उसके मार्क्स जो है कम भी आते हैं तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर जो इजी शिफ्ट में होगा उसके मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं तब भी हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, जैसे कि बात हम लोग कर लें कि अगर किसी की हार्ड शिफ्ट है और उसके 225 मार्क्स हैं जनरल के, ठीक है, और एक इजी शिफ्ट है उसमें 225 मार्क्स हैं जो जनरल के, जो कि आसान शिफ्ट है, तो देखिए हार्ड शिफ्ट का 225 में हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इजी का 225 में नहीं होगा। ठीक है, यही नॉर्मलाइजेशन होता है। इजी में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे। ठीक है, वो इस गैप को किस तरह से ख़त्म करते हैं,
वो या तो 225 में कुछ जोड़ देते हैं नंबर हार्ड शिफ्ट में, या फिर इजी शिफ्ट में से कुछ नंबर जो है माइनस कर देते हैं। तो जिससे कि सबका डाउट जो है ख़त्म हो जाता है कि हाँ उसके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। ठीक है, एक्यूरेसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बिना देखे अगर जो तुक्के मारेंगे तो फिर उनका टाइम भी वेस्ट होगा और एक्यूरेसी भी उनकी ख़राब होगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो की जो भी डिटेल थी आपको प्रोवाइड हो गई है। अब अगली अपडेट आपको मिलेगी अगले वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।